हेलो स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। यस स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के मन में थोड़ा सा जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि इंटरव्यू के लिए जो सर ने थंबनेल रखा है कि इंटरव्यू का डर, क्या ये सच में डर है आपका या नहीं है। ये सब बातें हम करेंगे आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूकेपीएससी जेई का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम के बाद आप जानते हैं कि आंसर की आई है और आंसर की से आप कंफर्म कर चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ ही परसेंट बालक होंगे जिनका भी डगमगा रहा होगा दिमाग कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, दोनों की ही बात कर रहा हूँ, यूकेपीएससी जेई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर के पद की और जूनियर इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर पद की, दोनों की ही बात कर रहा हूँ। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर कराया गया था, तो एक्चुअली में देखा यह गया है कि आंसर की के बाद कन्फर्मली ये पता लग जाता है प्रीवियस सालों के कंपैरिजन से कि हाँ इस तक मेरिट आपकी जाने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें जेई के एग्ज़ाम की, तो जनरल के कैटेगरी के हिसाब से लगभग 600 650 इस तरह से नंबर हैं, या ए के हिसाब से भी इस तरह से नंबर है। तो मतलब कि एक मोटे मोटे तौर पर आपको ये ज़रूर पता लग गया है कि हाँ हम इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर लें, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लें। और अब इसलिए जानते हैं आप, लोक सेवा आयोग तो दो ही फेज में एग्ज़ाम कराता है भाई, जेई का हो या एई का हो। एक फेज आपका है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा फेज है का इंटरव्यू का फेज। अब एक चीज़ आपको बता दूं, शायद इस सेशन के बाद आपका जितना भी प्रेशर है, जितना भी बीपी बढ़ा हुआ है कि इंटरव्यू में क्या होगा कैसे होगा, तो गारंटी दे रहा हूं इस सेशन के बाद आपका वो जो बीपी है बहुत सारा डाउन हो जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि हाँ सच में इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे तैयारी करें, ये सब तमाम बातें जितनी भी हैं आपके दिमाग में, वो सब जो हैं मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में है स्टूडेंट्स का कि सर इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है और हमारा जो है पेपर में अभी आंसर की आई है, तो उसके हिसाब से हमने अपने नंबर ऑफ जो क्वेश्चन देखे उसके हिसाब से मार्क्स को लगाया है। तो हम जो है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस के बेस पर हम ये गारंटेड हैं, हम ये जो है निश्चिंत हैं कि हम इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक, तो उन बालकों के लिए सीधे सीधे आपके लिए कहना ये है कि डियर स्टूडेंट, सबसे पहला ये पॉइंट आप दिमाग में ज़रूर रखेंगे कि आप इंटरव्यू तक के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। सबसे प्लस पॉइंट ये है और सबसे मोटिवेटेड पॉइंट आपके लिए यही है कि इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं, इसका मतलब आपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। इंटरव्यू यार सच बताऊं तो इंटरव्यू में जो पैनल में जो लोग हैं वो क्या हैं, सिविल इंजीनियर भी होंगे, हो सकता है कि कोई आपके मनोचिकित्सक हों, आपके दिमाग की कुछ चीज़ें जानने की चाह रहे हों। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग से ही होंगे। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के ही होंगे, है ना। तो इतना तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ अंदर से, ये भी प्रीअज्यूम है कि ऑब्वियसली आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर रहे हैं और इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर रहे हैं और इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सच हो चुका है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इंटरव्यू के लिए मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो एक बैच शुरू किया जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग टीम के साथ, पूरा आपका जो एक पूरा गाइडलाइंस के साथ, जो भी हैं पूरे गाइडेंस के साथ इंटरव्यू बैच जो शुरू किया जाएगा यूकेपीएससी जेई और एई के लिए। ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बारे में जानेंगे इसके। देखो क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट, लेकिन पहले मैं आपको जानकारी कुछ देना चाहता हूं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिससे कि आपकी थोड़ा सा घबराहट जो है वो कम हो जाएगी। यूकेपीएससी जेई एंड एज वेल एज एई। अब मैं ये दोनों को एक साथ लेकर टैकल क्यों चल रहा हूँ, इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। यूकेपीएससी जेई और एई के इंटरव्यू में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ।
बिल्कुल के बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है डेट का। अगर आपका लगभग 10-15 या 20 दिन का समय हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, या इस जिस बेस पर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का एक कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में जितने भी जेई के इंटरव्यू हुए या एई के हुए, उन्हीं के पूरा निचोड़ करके मैं आपके एक कंफर्म एक निचोड़ जो है आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप इस तरीके से, इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, सीरियसली आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा जेई का अगर आप जाने तो जेई में 1000 नंबर का खेल है। 1000 में से आप देखें तो भैया लगभग तो आपका 700-800 नंबर तो ऐसे ही जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको लाने। ऐसा ही सेम थिंग आप देखें तो अगर आप देखें तो ऐसा ही सेम आपका वहाँ पर भी है, ए के लेवल में भी है। तो अब घबरा किस बात से रहे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कल भी मैसेज आए, परसों भी मैसेज आए बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो जेई का पेपर दे चुके हैं और अच्छे नंबर भी आ रहे हैं ऑब्वियसली, और एई का भी पेपर जो दे चुके हैं अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तब भी घबरा रहे हैं कि सर एक्चुअली में घबराहट हो रही है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा। क्यों भाई, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं? आप जानते हो कि आप जो हैं उन लाखों में से, उन हजारों में से छंटे हुए बालकों में से हैं, समझ रहे हो? अगर आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने जो है बहुत अच्छे से रिटर्न में अच्छे नंबर ला गए हैं। और अच्छे नंबर लाने का मतलब है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब घबराने की बात कहाँ पर आती है? आपसे वहाँ क्या अलग ही कुछ काम करवाएंगे क्या इंटरव्यू में? पैनल में आपके पास जो बैठा हुआ होगा आदमी, वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज ही चेक करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। एक बात बता दें कि जो गवर्नमेंट के जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी की, जब आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात करो, इंजीनियरिंग सर्विस का जो इंटरव्यू होता है उससे कंपेरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। या किसी पीएसयू के पीएसयू जो होते हैं बड़े बड़े, ओएनजीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जो बड़े बड़े आपके पीएसयू हैं उनके इंटरव्यू की भी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तो बहुत फ्लेक्सिबल इंटरव्यू कराता है यार, सीरियसली। आप मेरी इस बात को ध्यान रखना आज दिमाग में, उस दिन तुम सच बोलोगे कि हाँ सर ने सही कही थी यार, ये बात सच में सर ने ये बात सही कही थी कि आप निश्चिंत होके जाएं। क्यों निश्चिंत होके? इसलिए जाना है क्योंकि रिटर्न में आपने बहुत अच्छे पढ़ा है। और इस बीच ठीक है, तो चलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम एक एक पल पे आपके साथ हैं। अब देखो, आपको कुछ इंटरनली बातें बताऊंगा। मैं क्यों बार बार ऐसे कर रहा हूं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पीछे का 1-2 पॉइंट है मेरे दिमाग में, वो क्या है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पैनल के बारे में, तो पैनल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जीबी पंत जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, गोविंद बल्लभ पंत नगर जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर हैं, गुरदौरी के प्रोफेसर भी रह सकते हैं। इवन लोक सेवा आयोग के मेंबर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जी दास राइटर हैं एक डिप्लोमा के बुक के, वो भी कभी कभार उसमें बैठे होते हैं। खासकर लोक सेवा आयोग जेई का जो इंटरव्यू होता है उसमें तो बैठे ही रहते हैं। बहुत सारे पैनल में प्रीवियस जितने भी पैनल हुए हैं उसमें भी बैठे हैं, और भी कई तमाम जो हैं दिग्गज लोग, कई बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं पैनल में रहते हैं। इतना तो आप समझ गए कि सभी लोग जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो इतना तो पता है भाई, पूछे जाना तो आपको बहुत अच्छे से ही है, कन्फर्मली है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन घबराहट कम क्यों करनी है, काहे क्यों है, टेंशन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो इसका इंटरव्यू है इसमें घबराहट इसलिए कम करनी है क्योंकि आपको बिल्कुल टेंशन इसलिए नहीं लेना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इतना तो समझो ना, आप इतना 800-700 नंबर का पेपर आप पहले ही दे चुके हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन आप पहले ही दे चुके हैं, और 600 500 के नंबर के ऊपर आपके आ रहे हैं, ऐसे आ गए, मतलब पढ़ा है आपने, सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसमें आपके मेजर टॉपिक्स मतलब कि स्ट्रक्चरल टॉपिक और नॉन स्ट्रक्चरल टॉपिक दोनों ही आ जाता है।
बात को भी आप जानते हैं। तो अगर आप मेरी एक सलाह माने तो इस बीच जो अभी आपके पास समय बचा है हमारे बैच से, तो आपको जुड़ना ही है उसमें। तो पूरा आपको जो है गाइडलाइंस पूरी जितने भी जो है गाइडेंस के साथ आप बढ़िया से हम गाइडेंस करेंगे उसमें। लेकिन फिर भी उसके परे भी मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के दौरान, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं, ये सबसे ज्यादा कारीगर साबित होते हैं भाई इंटरव्यू में। यहीं पर इनसे खेल खेला जाता है। जिन लोगों का, सीरियसली कह रहा हूं, इस बात को दिमाग में बिठा दीजिएगा, जिन लोगों का स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कमजोर है, जिन भी लोगों का स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कमजोर है, उन लोगों को बोल दें कि अभी भी समय है, जितना भी समय है 15, 20, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी कि समय है, अभी डेट कुछ नहीं आया इंटरव्यू का, तो इस बीच अपने मजबूत करिएगा इन सब्जेक्ट को। पहला सब्जेक्ट इसमें से आरसीसी, पहला सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आरसीसी। आरसीसी के डियर स्टूडेंट, आरसीसी के अंदर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को तो इतना मजबूत कर दो कि कहीं से कुछ चीजें आपकी छूटने ना पाए, इसको तो बहुत मजबूत कर दो। आरसीसी की डिजाइनिंग वाली प्रोसेसिंग है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल है ना, जो हमारे बैचेस से जुड़े हैं तो भैया मेरी थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने थ्योरी में भी इतनी प्रैक्टिकल चीजें बता रखी हैं आपको आरसीसी में, तो उसको फिर से रिवीजन पे लाओ, बार बार रिवीजन लाओ, तो इसको जो है बिल्कुल आप मजबूत कर दो। इसमें अब आपको तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, क्योंकि टाइम कम है, तरीका क्या रहेगा, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको अभी जो तरीका बता रहा हूं वो क्या करना है आपको, जैसे आपने आरसीसी स्टार्ट कर दिया, तो आरसीसी के जो आईएस कोड गाइडलाइंस हैं, आईएस कोड गाइडलाइंस हैं, आईएस 456, इसको पढ़ो भाई, इसको पढ़ा रखा मैंने। जैसे कि बीम को पढ़ो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से 3 कंपोनेंट को तो कभी भी इसके आईएस कोड गाइडलाइंस एक भी आपके दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए, हर एक चीज दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि बीम हो गया, बीम के सारे गाइडलाइंस पढ़ लो, उसमें मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन कितना रखता है, स्पेसिंग के बारे में पूछा जाए, इसकी शियर बार है तो उसकी मिनिमम स्पेसिंग के लिए क्या फॉर्मूला रहता है या क्या रखते हैं, या आपसे पूछा जाए कि सपोर्ट में आप शियर बार को कम रखते हो, मिड में ज्यादा रखते हो, क्यों रखते हो, कटेलमेंट ऑफ बार क्या होता है, शायद शब्द आपने सुने ही नहीं होंगे कई लोगों ने, कटेलमेंट ऑफ बार सुना ही नहीं है। बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ दी क्यों जा रही है, मेन बार जो कि आपका प्लेन बार होता है और एचवाईएसडी में डिफरेंस क्या है, और क्यों आप एचवाईएसडी को ज्यादा प्रीफर करते हैं माइड स्टील से, माइड स्टील का स्ट्रेंथ कम होता है तो क्यों होता है, और अगर हम बात करते हैं इंटरलॉकिंग की, बॉन्डिंग की, तो किसमें ज्यादा होगी, क्यों होगी, ये सब बातें इससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बीम का जितना भी कंप्लीटली चीजें आपने जरूर थ्योरी पढ़ी होगी तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होगा, और नॉलेज होने के साथ साथ आपको आईएस कोड रिकमेंडेशन जितने भी हैं, आईएस कोड गाइडलाइंस 456 की बीम के लिए एक एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको याद करने की क्षमता कितनी है आपकी, और प्रैक्टिकल जो है आप चीजें कितना सोच पाते हैं ये भी फोकस किया जाएगा। ऑब्वियसली भाई अभियंता बनने जा रहे हो आप, बीम, बीम के बाद डियर स्टूडेंट जो दूसरा है आपको जो फोकस करना है वो है स्लैब, क्योंकि स्लैब और बीम की जो डिजाइनिंग है या बहुत सारे आईएस कोड गाइडलाइंस हैं वो कुछ ना कुछ सेम है। तो स्लैब का थिकनेस कितना रखते हैं, आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ जाता है भाई कि आप घर बना रहे हैं, जाते ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि स्लैब है, आप स्लैब का डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप बताओ कितना थिकनेस रखना चाहोगे, आपको अंदाजा ही नहीं है, आप लगा रहे हैं वहां 10 मीटर बना दो जी, 5 मीटर, कुछ हल्का फुल्का कॉमन सेंस भी दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर ऐसा करूंगा मैं अपना घर का लगभग 4.5 या 5 इंच या 6 इंच के नीचे रखूंगा, ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर के नीचे ही लगभग जो है डेप्थ होता है, मतलब क्या 6 इंच के हेर फेर में, 5 भी चलेगा, 4.5 भी चलेगा, 5.5 भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि सर 1 फीट बनाएंगे हम अपने घर की छत। तो ये गाइडलाइंस जो हैं ये आप एक एक लाइन करके अलग से पेज बनाओ, 20 पेज बनाओ, लगभग 20 पेज कम से कम 20 से 25 पेज, उसमें लिखो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, बिल्कुल लाइन वाले क्वेश्चन। तो ये आपका स्लैब का भी तैयार हो गया। ऐसे ही जैसे मैं कहूं नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कॉलम, ऑब्वियसली कॉलम, स्तंभ। तो तीसरा जो पार्ट है आपका आईएस कोड 456 के अंदर जो पढ़ना है कॉलम, पूछ लेगा आप कॉलम बना रहे हैं जी, हैं आप कॉलम बना रहे हैं, खूब सारे कॉलम बना दिया आपने, लेटरल बार क्या होता है जरा बताओ, लेटरल टाइज क्या होता है,
लिटरल साइज को अगर आपने डायमीटर देना है तो कैसे लगाओगे, स्पेसिंग देना है तो कैसे लगाओगे, फॉर्मूले भी तो याद होने चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे किसी को, है ना। तो आपसे बोलेगा कि आपके घर में कॉलम बनना है, कितना डायमीटर का बार दे देगा वो, 4 डायमीटर दे देगा, बोलेगा कौन सा सुटेबल है कौन सा नहीं सुटेबल है। तो आपको पता है कि भाई जब भी हम कॉलम बनाते हैं तो 12 mm से नीचे का तो बार यूज ही नहीं करते हैं, तो सिखा दो उसको, सिखा दोगे पैनल के जो भी वहां पर हैं लोग, समझ गए बात को। तो आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको IS कोड गाइडलाइंस सारी पढ़नी ही पढ़नी है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपको थ्योरी क्वेश्चन करना है डिटेल में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हाँ IS कोड गाइडलाइंस एक एक चीजें बारीक से पढ़ना पड़ेगा। आज समय है, आज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डियर स्टूडेंट ये आप जानते हैं कि कुछ परसेंट का मतलब है 40% या 30%, वैसे 40% का वो आपको मिलना तय रहता है। तो सपोज दैट आप कुछ मार्क्स से अगर रुक जाते हैं तो वो फिर आपका दुख बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आज अभी मेहनत करो, आज आपके हाथ में बाजी है, क्या पता आप 70 क्रॉस कर लें, क्या पता 80 नंबर ला दें 100 में से। इसके लिए भाई आपका नॉलेज स्किल तो चेक किया जाएगा कि हाँ इसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। रिटर्न में अगर कुछ नंबर से रहने वाले थे भी आप, तो यहां बाजी मार दो, यहां पलटी मार दो सीधे टॉप में, भले आपकी मेरिट वहीं से जाएगी, नंबर वहीं से होंगे, लेकिन यहां पर आप बच सकते हो बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट से भी, मतलब अच्छे डिपार्टमेंट में पहुंच सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आप लोवेस्ट स्तर पे हैं तो कुछ ना कुछ एंटर कर सकते हो एक डिपार्टमेंट में, तो यहां पर आप बाजी पलट सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है। अब मैं आपको बता देता हूं, चलो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया मैंने कि आरसीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट एक अंदर की बात और बताऊंगा आपको आरसीसी, और इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी यहां पर डाल देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टीज ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप हैं एई के लिए पढ़ रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको स्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एई वाले जो पैनल होगा इंटरव्यू का, उसमें स्ट्रक्चरल वाले पोर्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जेई और एई में यही डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक मास्टरी किया हुआ एक पैनल में बैठा होगा और वो आपसे धकाधक क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो इसलिए नॉलेज आपको स्ट्रक्चर का, सोम का, आरसीसी का, इवन स्टील का भी, तो ये मेजर टॉपिक को तो भैया आप कंप्लीटली पढ़ो ही पढ़ो। अब आते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट में जो नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है प्यारे विद्यार्थियों वो है इरिगेशन। क्यों मैं कह रहा हूं इरिगेशन, क्यों मैं कह रहा हूं इरिगेशन, इसके पीछे का भी रीजन है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। यस फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं इंटरनली कि क्या होता है कि जब पैनल में बहुत सारे लोग जीवी पंत वगैरह के प्रोफेसर बैठे होते हैं, तो वो प्रोफेसर मोस्टली जो बैठते हैं इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बैठते हैं, सब्जेक्ट के बैठते हैं। तो ऑब्वियसली जिस डिपार्टमेंट का आदमी होता है जिसमें वो कई सालों से काम कर रहा है, तो उसी के तो क्वेश्चन पूछेगा मोस्टली। तो ये देखा गया प्रीवियस लोगों के से, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कई सालों पहले मैं बात किया हूँ, तो ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो ये सच है कि अपना इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट भी अपना सुधार के चले, बढ़िया से करके चलें। इसमें क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फसल पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, पैलेओ इरिगेशन आपके बारे में पता होना चाहिए, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, कोर पीरियड, कोर वाटरिंग, ये सब बातें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए, तुरंत क्लिक होनी चाहिए। ये बात होना, ऐसा नहीं कि पूछ दिया कि बताइएगा कोर पीरियड क्या होता है या कोर वाटरिंग क्या होता है, पता ही नहीं, दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि एक पढ़ा तो था, गुरुजी ने पढ़ाया था कोर पीरियड, पर ये दिमाग में आ क्यों नहीं रहा है। ऐसा पाप नहीं करना है। जैसे बोला जाए कोर पीरियड, व्हाट इज द कोर पीरियड, तो आप बोलेंगे कि सर कोर पीरियड क्या है। कोर पीरियड है सर वाटर, मतलब कि किसी भी प्लांट्स के लिए जो मैक्सिमम डेप्थ दी जाती है पानी की, वही तो कोर वाटरिंग है। और हम ये भी जानते हैं सर कि जो सिंचाई के लिए जो नहरें, जो कैनाल डिजाइन की जाती हैं, इसी डेप्थ के लिए की जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ के लिए अगर आप कैनाल की डिजाइन करेंगे, नहर की डिजाइन करेंगे, तो छोटी मोटी डेप्थ तो आप दे ही पाओगे। यही तो है। ऐसे ही पैलेओ इरिगेशन, फर्स्ट वाटरिंग जो दे रहे हैं, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल। तो ये मेरा कहना है कि इसको भी आप बढ़िया से करें, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं और प्रिज्यूम करता हूं कि और सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है,
हाइड्रोलिक मशीन है, यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन का बहुत रोल है। पंप और टरबाइन को पढ़ के जाना, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आप जानते हैं, उत्तराखंड में प्यारे विद्यार्थियों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टिहरी डैम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसी से मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि यहां से टरबाइन के बारे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, समझो जरा ध्यान से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जितने भी हैं सबसे पहले तो बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन यूके। उत्तराखंड में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है सबके बारे में पहले तो जानकारी रखो, कहां कहां पर है। सपोज दैट वो उत्तरकाशी में है, सपोज दैट वो रुद्रप्रयाग में है, सपोज दैट वो काली नदी पर है, सपोज दैट वो भागीरथी बिलंगना पर है, या वो हम टिहरी डैम की बात करें, सपोज दैट वो डाक पत्थर में है। जितने भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन कितना बिजली उत्पादन कर रहा है, उतना डेप्थ पर आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि सर हमारे यहां पर उत्तराखंड में इन जगह पर जो है डैम बनाए जा रहे हैं, इन नदियों पर है लगभग, है ना। अगर बिजली का पता भी हो जाता तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ इसमें से एक बात जरूर कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। इसके लिए भारत ही नहीं पूरा एशिया को भी गर्व है भारत पर, और वो है टिहरी डैम। सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो डूब मर जाओ इस डैम में ही, इस पानी में ही। अगर उत्तराखंड होने के बाद भी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं तो जाओ झील में जाओ और डूब जाओ, सच में भाई, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा वो है अपॉर्चुनिटी, और इसी के बारे में आप जानते नहीं। इतनी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एक ग्रेट जो है हमारे लिए जानने के लिए, अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कितना रिजर्वायर का डेप्थ कितना है, स्पिलवे कौन सा है, या ये डैम कौन सा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैम कौन सा है, क्योंकि डैम हम बहुत तरीके के पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, डैम बहुत तरीके के पढ़ते हैं, आप जानते हैं बखूबी से कि हम पढ़ते हैं जैसे कि ग्रेविटी डैम, जैसे कि ग्रेविटी डैम है ना, सतलज नदी पर है, बहुत सारे डैम है ग्रेविटी डैम हमारे देश में। और जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि रॉकफिल डैम क्या होता है, या आपसे बोला जाएगा कि जो टिहरी डैम है, टिहरी में जो डैम है, उस डैम, ये डैम किस टाइप का डैम है, क्या ये ग्रेविटी डैम है, क्या ये रॉकफिल डैम है, या रॉकफिल अर्दन डैम है। तो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपको आज ही क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये टिहरी डैम है रॉकफिल अर्दन डैम है, तो कहीं पर लिख देना। अगर आपसे एग्जामिनर का भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि इंटरव्यूअर को भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना रॉकफिल अर्दन डैम है। ये प्योरली मिट्टी का भी नहीं है और प्योरली रॉक का भी नहीं है, इसमें अर्थ भी है और उसके साथ रॉक भी है, बोल्डर भी है। तो रॉकफिल प्लस अर्दन डैम होता है ये टिहरी डैम, इस बात को ध्यान रखना। किस नदी पर है, आप जानते हैं कि भागीरथी और भिलंगना दोनों ही नदी को जो है बांध करके उसके अक्रॉस ही ये बैराज बनाया गया है, ये डैम बनाया गया है, ठीक है। इतनी तो आपको जानकारी थोड़ा बहुत मैंने दे दी है, और भी जानकारी आपको लेना है, मतलब कि मैंने आपको आगाह कर दिया कि ये जानकारी लेना है। चलिए, ये तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहा, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, सारे फ्लड कंट्रोल कैसे करोगे, है ना, ये सब बातें आपको पढ़नी है। उसके बाद रेनफॉल मेजरमेंट कैसे करोगे, ये सब बातें करना है। हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, पंप और टरबाइन का नॉलेज रखना ही है। तो ये मैंने कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट बनाए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर बना के रखो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना ही होगा, और करने का फायदा भी आपको मिलेगा। अब आते हैं, अब शुरुआत करते हैं, अब अपनी शुरुआत करते हैं कि इंटरव्यू में, पैनल में अब शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट। इंटरव्यू की शुरुआत जब होगी, इंटरव्यू शुरुआत, प्रारंभ, प्रारंभ, ठीक है। यूकेपीएससी, लोक सेवा आयोग, जेई की आप बात कर रहे हैं या एई की बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग। मान लेते हैं कि आपका टर्न आ चुका, आप इंटरव्यू में पहुंचे हैं, पैनल में भी पहुंचे नहीं हैं, बस आप अभी अपना वेटिंग पर हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, वेटिंग रूम में हैं, और आपका इंटरव्यू आने ही वाला है जस्ट ही कुछ सेकंड में। ऑब्वियसली आपको ये सच भी है, एक मनुष्य का नेचर है, इंसानी नेचर है
कि आपका बीपी खुद से ही बढ़ जाएगा कि क्या मुझसे अंदर क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घर से भी नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है और इंटरव्यू में भी नहीं लेना है। आपको बिल्कुल ये निश्चित हो जाना है यार मैं तो रिटर्न क्वालिफाइड करके आ जाऊं। बस जैसे ही आपको प्रेशर बढ़ रहा है ना दिमाग में, तो आपको एक दिमाग तुरंत जो है एक पॉइंट आपके दिमाग में, यार मैं तो रिटर्न क्वालिफाइड कर दूं, इंटरव्यू में क्या कर लेंगे, बस बीपी डाउन हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुछ नहीं है, आप रिटर्न में इतना सारा नंबर लाए हैं तो आपने पढ़ा हुआ है, आप खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस भी हैं और आपने पढ़ा भी है, इस बात से आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इंटरव्यू में घुसते हैं, मतलब कि पैनल पे घुसते हैं, वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दरवाजा बजा रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो आपके मेंटेलिटी को चेक करते हैं और आपके पर्सनालिटी को चेक करते हैं। पता लग रहा दरवाजे खटखटा रहे, आ जाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। दरवाजा खुला ही होगा मोस्टली, या खुला नहीं भी तो खोलो और अंदर जाओ, और जाते ही सबको प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि सबको गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ नहीं, सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते, ऐसा कुछ नहीं होता है। तरीका ये होता है, सीधे आप गए, आप बढ़िया से फॉर्मल पहन के जाओगे, ये तो सब कहने वाली बातें कुछ है नहीं, ऑब्वियसली फॉर्मल पहन के जाओ, टाई टूई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोट पैंट पहन के जाओ बढ़िया से, ब्लेजर वगैरह, और सभी को नमस्ते सर, प्रणाम, इस तरह से कर लो। बस इसका मतलब ये हो जाता है कि आप पहुंच चुके और बढ़िया से एक अनुशासित व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं सर नमस्ते, सर नमस्ते सबको करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, सर नमस्ते, सभी लोगों को हो गया एक साथ में। बैठे तो बैठने के लिए वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके बैठ गए ये मेरे लिए ही है सीट, ऐसा नहीं। जब बैठ जाऊं मैं, ऐसा जब आपको बोला जाए कि क्या सर मैं बैठ सकता हूं, इस तरह से पूछ लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपसे तो कई ज़्यादा सीनियर हैं, है ना, इतने सारे लोग होंगे, बुजुर्ग लोग भी होंगे, बड़े लोग होंगे, तो पूछ लो थोड़ा कि सर क्या बैठ जाऊं मैं, तो बोलेंगे कि सर हाँ बिल्कुल बैठो। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन होगा, बैठ गए, जैसे ही आप बैठ गए तो पहले ही क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, आपका इंटरव्यू के पैनल से हो जाएगा कि अपने बारे में बताओ, बारे में बताओ, बारे में जिस भी लैंग्वेज में आप, जरूरी नहीं है कि अंग्रेज में ही बनना है, इंग्लिश में ही कोई करना है, और इंग्लिश में अगर जवाब देना है तो प्रॉपर तरीके से फिर इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चनिंग भी होंगे और प्रॉपर तरीके से फिर इंग्लिश में ही आपको जवाब देना पड़ेगा। और सपोज दैट अगर आपने इंग्लिश से शुरुआत की और बीच में अटक गए, फिर हिंदी में आ गए, तो नेगेटिव हो जाता है, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट, यह नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि शुरुआत में दो चार रफ शब्द रट के आ गए अंग्रेजी के और लास्ट में फिर हिंदी में आ गए, तो नेगेटिव हो जाता है, कुछ फायदा नहीं है। चलिएगा, अब बात करते हैं कि किस तरह से शुरुआत किया। आप आगे नमस्ते कर दिया, बैठ गए इंटरव्यू में, ठीक है, बैठ गए। सर आपसे क्वेश्चन पहले ये किया जाएगा कि अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे में क्या होगा, सबसे पहले अपने नाम से शुरू करिएगा, सबसे पहले अपने नेम से शुरू करिएगा, बिल्कुल ठीक है ना, अपने नेम से शुरू करिए, बिल्कुल निश्चिंत होना है, आपको सब कुछ आता है, आप पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, आप सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं बहुत अच्छे से, यही बनने वाले हैं, यही बनने वाले हैं, तो अपना नेम शुरू करिएगा, फादर नेम चाहे तो, है ना, फादर नेम नहीं भी तो अपना नेम शुरू करिएगा, विलेज नेम या शहर नेम जिसमें भी रहते हैं, अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी है, डिग्री प्लस डिप्लोमा भी है, कई लोगों का डिप्लोमा प्लस डिग्री भी होता है, तो जो मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूं, डिग्री प्लस डिप्लोमा जो भी है इसके बारे में बताओ। और चौथा जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अभी नाउ अ डे, अभी करंटली आप कहां पर रह रहे हैं या किस में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं या जो भी है, किसी न किसी चीजों से आप जोड़ रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी बता दो कि सर हम इतने साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप प्राइवेट में कहीं पर किसी सेक्टर में कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जो भी है, वट एवर, तो ये सारी चीजें इस पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपकी हॉबीज पर। ये सारी बातें आप खुद से करिए, पूछा नहीं जा रहा आपसे। अभी पहला क्वेश्चन हो गया, अपने बारे में कुछ बताओ। हॉबीज में अब जबरदस्ती की हॉबी मत ला देना यहाँ पर कि सर हमें तो चेस में बहुत महारत हासिल है कि हम तो चेस में बहुत महारत है, अब जबरदस्ती क्रिकेट मत जोड़ देना। जो है गाना सुनना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम क्या करते हैं कि हमारी हॉबीज में है कुछ, जब जितना भी समय लगता है
लगभग 4-5 घंटे हम पढ़ते थे प्रिपरेशन के दौरान, जब हम यूकेपीएससी जेईई के लिए पढ़ रहे थे, और इसी दौरान 1-2 घंटे का जब भी हम थोड़ा रिफ्रेश के लिए तो पिक्चर देख लेते थे। बस यही है, कुछ स्पेशल हॉबीज नहीं है सर। या अगर है भी तो डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हॉबीज में आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी हॉबीज वगैरह में आ जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ से आपने शुरू किया है, यहाँ से आपकी शुरुआत हुई और बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ शुरुआत हो चुकी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ शुरुआत हो चुकी है, हो गई। अब आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हो गया आपका परिचय। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? परिचय। ये आपका परिचय हो गया। परिचय में आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात परिचय में कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है मतलब कि जो जिला है, इस जिले के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जिले के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब बातें आपको लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि आप सपोज रुद्रप्रयाग जिले से हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट आप रुद्रप्रयाग जिले से हैं, एग्जाम्पल के लिए आप रुद्रप्रयाग से हैं, तो भैया पैनल में बहुत अच्छे आपसे क्वेश्चन सभी चीजों पर हो सकते हैं भाई, कुछ भी दिमाग में आ सकता है पैनल वालों के। मान लेते हैं कि रुद्रप्रयाग से एग्जाम्पल के लिए, या उत्तरकाशी से हैं, एग्जाम्पल के लिए रुद्रप्रयाग डालते हैं, तो आप तुरंत जानते हैं कि सर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी का है, केदार बाबा जी का मंदिर है, केदारनाथ के बारे में 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता पैनल वाले जो हैं थोड़ा मस्ती में आ जाएं कि आप केदारनाथ गए हो, गए हैं तो बोलना, नहीं गए तो जबरदस्ती मत बोलना, यहाँ सर गए हैं गए हैं तो क्या पता कुछ पूछ लिया, क्या पता ऊपर सरोवर के, क्या पता इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि 2013 में जो त्रासदी हुई थी, 2013 में जो इतना बड़ा आपदा आया था, प्राकृतिक नेचुरल जो डिजास्टर आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का थोड़ा अलग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सब बातें भी तो पढ़ते ही हैं, आपसे पूछा जाएगा यार इसका जरा चेक किया जाए, मेंटलिटी चेक किया जाए, मनोचिकित्सक बैठे होंगे, साइकेट्रिस्ट बैठे होंगे, पूछा जाएगा जरा इससे क्वेश्चन किया जाए, आपका वहां पर चेक किया जाएगा कि हाँ ये क्या जानना चाहता है, क्या ये वही तो नहीं है कि जैसे ऐसा तो नहीं आंसर करोगे वहां पर कि सर उस समय ऐसा हुआ था कि धारी देवी माँ का मंदिर को खिसकाया गया था इसलिए होगा, या लोग वहां पर पिकनिक स्पॉट लेके मान के चल रहे थे, लोगों ने बहुत सारी बदतमीजियां करना शुरू कर दी थी, एक धार्मिक स्थल को जो है बदनाम करना, ऐसा तो नहीं बोलोगे, ऐसे करोगे हैं? ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपको इस तरह से आंसर देना है कि सर हमने 2 पहलू इसके देखे हैं उस टाइम पर, उस टाइम के प्रेजेंट सिनारियो में हमने 2 पहलू देखा है। एक पहलू हमने ये देखा है कि हाँ बहुत सारे लोगों का धारणाएं ये थी, ये बनी थी कि हाँ धारी देवी मंदिर का ये है, ये धार्मिक स्तर पर हम कहना चाहेंगे, और जो है इस तरह के लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं सर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है साइंस बैकग्राउंड के होते हुए, तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में ऊपर एक सरोवर था जिसको हम गांधी सरोवर कहते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर एक गांधी सरोवर था। ये मंदिर बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर टेम्पल है, और इसके ऊपर जस्ट ही चोटी में एक सरोवर है जिसको हम कहते हैं गांधी सरोवर, जीएस लिख रहा हूं, गांधी सरोवर। और यहां पर एक कटोरी नुमा सरोवर होने की वजह से हम जानते हैं कि ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं, ये ना केवल रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट वाले पर्सन को ही पूछा जा सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। तो यहां से होता क्या है, यहां से हुआ क्या था उस दिन पर 16-17 जून को ये हुआ था सर, एक्चुअली में 2013 की बात है कि यहां पर एक तो बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के आया इस सरोवर में, बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा, जैसे मैं कहूं कि कटोरी नुमा है, ऐसा है, ये कटोरी है, सपोज दैट ऐसा है कटोरी। इस कटोरी में क्या होगा, अचानक से ग्लेशियर टूट के बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का मतलब बर्फ का पहाड़ अचानक से निकल जाए, मतलब कि आ जाए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहां पर क्या हुआ, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल को हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं बादल फटना, ये भी आपने सुना होगा जरूर। तो इस इलाके में इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में 2 कारण हुए थे। एक तो बादल का फटना है कि एक्सेसिव बारिश, एक्सेसिव रेनफॉल इन पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर जगह, ठीक, एक तो ये हुआ, और दूसरा ग्लेशियर का तुरंत उसमें टूट कर गिर जाना। तो डियर स्टूडेंट हुआ क्या, जैसे कोई कटोरी ले लो, अगर अचानक से कुछ चीज गिर जाता है तो उसमें जो पानी है वो पानी तुरंत से ओवरफ्लो होगा, नीचे आएगा। अभी पानी ओवरफ्लो
ओवरफ्लो हुआ। तो यहां वाला जो एरिया है, ये यहां वाला एरिया है केदारनाथ के मंदिर से होते हुए नीचे वाला रामबाड़ा था, यहां पर एक स्टेशन रामबाड़ा था, उसके बाद गौरीकुंड नीचे आके है, और भी कई थे छोटे मोटे स्टेशन, सारे साफ हो गए। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो जोन था ऐसे था, इस तरह से कहेंगे कि सर वो जो जोन था बहुत ज्यादा स्टीप जोन था, स्टीप जोन होने की वजह से पानी की जो वेलोसिटी है बहुत सारा हो गया, पानी तो बहा ही है, और वो पानी का जो वेलोसिटी है स्टीप होने की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप होगी तो पानी की वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और वेलोसिटी वेग तीव्रता बहुत ज्यादा होने की वजह से उसने सॉइल का इरोजन बहुत हाई लेवल पे कर दिया, और वो जो है बहुत ज्यादा त्रासदी में बदल गया। यही तो है, कुछ था। ये सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग कहता है, ये सिविल इंजीनियरिंग का दिमाग कहता है, और यही वो चेक करना चाहता है आपसे। तो ये सारी बातें जो है डियर स्टूडेंट, आपका पहला जो है परिचय पर होती है बातें, और दूसरी बातें आपके डिस्ट्रिक्ट पर हो सकती हैं, तीसरी बातें होंगी डियर स्टूडेंट। अब आते हैं तीसरी बातों पर, तीसरी बातें पर आते हैं। अब देखो इधर तीसरी बात जो होगी वो क्या होगी, इस बात को समझो। तीसरी बात को हम बातें आते हैं आपको, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात होगी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, मान लेते हैं कि आपका नाम कुछ भी है, मान लेते हैं प्रदीप बोल देते हैं, बताइए मिस्टर प्रदीप, आप बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा सा, कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी सब्जेक्ट के बारे में जानते हो बहुत अच्छे से, क्या पता आप जानते भी हों, लेकिन जो इंटरव्यूअर होंगे आपसे बिल्कुल ऐसा कभी नहीं पूछता है कि सभी सब्जेक्ट के बारे में खुद से बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि हाँ बताइएगा आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्टों में आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रहा है, या अगर आप कहीं पर टीचिंग करवाते हैं, पढ़ते हैं तो आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपसे कराया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जबरदस्ती का कोई रोल नहीं है, यहां पर जबरदस्ती अपने दिमाग में ये बोल देना, ऐसा मत रख देना कि हाँ जबरदस्ती सर ने कहा था कि आरसीसी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इरिगेशन आएंगे, तो यहां पर अपना फेवरेट सब्जेक्ट में आरसीसी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपकी हाई लेवल की कमांड है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपकी हाई लेवल की कमांड इरिगेशन में है, मतलब इरिगेशन सब्जेक्ट को आपने इतने अच्छे से पी रखा है, तो तभी इसको फेवरेट सब्जेक्ट में बताना, पसंदीदा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन होता है, सभी इंटरव्यू पैनल के सारे रूल्स और जो भी क्वेश्चन है उन्हीं की बातें मैं सब कर रहा हूं। पिछले जो इंटरव्यू के जो पैनल हुए हैं, उन्हीं के जो बालक सेलेक्ट हुए हैं, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें क्या क्या होगा। तो आपने समझ लिया कि पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो उसको बोला भाई इसको बढ़िया से आपको करना है, ठीक है, इसको बढ़िया से करना है। और आप चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपसे क्वेश्चनिंग किया जाएगा पैनल के द्वारा, अब आपसे क्वेश्चनिंग किया जाएगा, अब आपसे किया जाएगा क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग सबसे पहले आपको सिविल इंजीनियरिंग के ही अलग अलग जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं उन्हीं से किया जाएगा। चौथा जो स्टेप रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन्हीं से किया जाएगा, ठीक। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है उसके बारे में देखना। देखो हो सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग के दौरान ऐसा भी हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ना कि सारे सब्जेक्ट के बारे में आप महारत हासिल करें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किसी का भी नहीं होता, इंसानी नेचर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन जितने भी वो लोग करें, इंटरव्यूअर हैं, उनका अनुभव आपसे 20, 30, 40 साल ज्यादा होगा, 50 साल ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने आपसे 8 क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 8 हो चुके हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 8 किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए, 8 किए, और 8 के 8 ही आपने जवाब दे दिए, तो ये तो भैया ये अलग ही लेवल की बात हो जाएगी, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो बहुत अच्छी लेवल की बात होगी, पूरा का पूरा सकारात्मक है, ये पॉजिटिव माहौल है। लेकिन इसमें से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 8 में से आप क्या पता 4 का ही जवाब दे पाए, हो सकता है, क्या पता आप 5 का ही जवाब दे पाए, क्या पता आप 6 का जवाब दे पाए, पूरे ना दे पाए।
तो इस चीज को बिल्कुल डिमोटिवेट होने की, कहीं से उसी समय आपको लगेगा यार मैं जवाब नहीं दिया हूं, तो अंदर ही अंदर वहां पर जब बैठे होंगे तो आपके अंदर कुछ नेगेटिव भावना आ रही होगी, नेगेटिव कुछ विचार बन रहे होंगे, यार गड़बड़ हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत बनाना दिमाग में, ऐसा बिल्कुल मत बनाना। जरूरी नहीं है कि आपने जो 4 जवाब दिए हैं उसी से आपका नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने जो 4 जवाब दिए हैं, सुनो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं, वो आपने इतने बेहतरीन तरीके से दिया है, सिविल इंजीनियरिंग का पूरा एक एक चीज को पोस्टमार्टम करके दिखाया है पैनल वालों को कि हाँ वही चीज आपका सबसे ज्यादा सोने में सुहागा हो जाएगी। मतलब कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है समझाने का या चीजों को कोरिलेट करने का, तो वो सबसे बेटर यहां पर होना चाहिए। मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि 8 के 8 जवाब दो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 8 के 8 जवाब मत ही दो बिल्कुल, जबकि आपको आता है तो जवाब दो, लेकिन नहीं आता लेकिन आपको जितना भी आ रहा है उसका जवाब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि यार खुश हो जाए, पैनल मेंबर्स जितने भी होंगे वो खुश हो जाएं कि हाँ रियल में आदमी ने मेहनत करी है। डियर स्टूडेंट, ये बात सच है कि मेहनत जरूर दिख जाती है, ये बात सच है कि मेहनत जरूर दिख जाएगी आपकी। ये सच है कि मेहनत आप करके आए हैं तभी तो आप यहां तक हैं, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप मेहनत करके आए हैं, आपके नंबर रिटर्न में अच्छे हैं, इसीलिए यहां पर बैठ रहे हैं। बस उसी एफिशिएंसी को, उसी एनर्जी को यहां तक बचाए रखो। अगर पहले ही जो है आप पैनल से पहले ही डिमोटिवेट हो गए कि यार क्या होगा, कैसे होगा इंटरव्यू में, यार ये तो सोचो कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करके आए हो भाई, अच्छे मार्क्स लेके आए हो भाई, आप पढ़ के आए हो भाई। इंटरव्यू भी तो सिविल इंजीनियरिंग का ही हो रहा है, कुछ अलग से हो रहा है, आपके बारे में पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा अलग। भाई अलग क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपके बारे में कोई पूछेगा थोड़ा सा, ये कहाँ गया, ये लो, ये चीजें तो थोड़ा सा अलग हैं। अगर आप पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये अपने बारे में बताने में क्या हिचकिचाहट, बताओ खुला, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज चेक करो, अपने स्टेट के बारे में, उत्तराखंड के बारे में सभी चीजें चेक करो। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी थोड़ा सा जो एडवांस स्ट्रक्चर हैं उत्तराखंड में तो उनके बारे में चेक करो, कुछ नई परियोजनाएं हैं उनके बारे में चेक करो। जितना भी समय है वो इसीलिए तो है, करंट अफेयर्स की जानकारी रखो, देखो क्या क्या हो रहा है उत्तराखंड के, राजनीति में भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है एक्चुअली में। लेकिन बेसिक स्टेप जो हैं आपके इंटरव्यूअर के वो ये हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे शुरुआत करना है, बिल्कुल ठीक है ना, किस तरह से, ऐसा नहीं कि हाथ बटोर के चल रहे हैं बस गुंडे बन के गने हुए हैं, ऐसा नहीं। ये पहला नेगेटिव पॉइंट होता है, बिल्कुल सिंसियर, बिल्कुल अनुशासित, ठीक। तो ये बातें हो गई आपकी, क्वेश्चनिंग आपसे पूछा जाएगा। अब यहीं पर एक सवाल और जुड़ा हुआ है 5, इसी से एक इंपॉर्टेंट स्टार करके मैं यहां पर मेंशन कर देना चाहता हूं, वो क्या है, स्टार करके मेंशन कर देना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। यस स्टूडेंट, अगर आप यहां पर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको नकारना नहीं है, दिमाग में रखो क्या बोल रहा हूं। सपोज दैट आपको क्वेश्चनिंग किया गया, सिविल इंजीनियरिंग का ही कोई क्वेश्चन था, हो सकता है हाइड्रोलॉजी से, एफएम से, कुछ भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, आप जवाब नहीं दे पाए, एग्जाम्पल के लिए आप जवाब नहीं दे पाए, क्या हुआ, आप जवाब नहीं दे पाए, तो डियर स्टूडेंट ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा आपके इंटरव्यू पैनल का, कि अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। डू नॉट मैनिपुलेट द इंटरव्यू पैनल, डू नॉट मैनिपुलेटेड, समझ गए बात को, कभी भी आप मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिएगा। मैनिपुलेट इन द सेंस, मैनिपुलेट का मतलब होगा कि अगर आपको जवाब नहीं आता है और फिर भी आप जो है कुछ ना कुछ इधर उधर की कहानी जोड़ मतोड़ करके कि मुझे जवाब देना है, ऐसा कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ईमानदारी के साथ, होनेस्टी के साथ कि सर मुझे ये जवाब नहीं आता है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन मुझे कंफर्म याद नहीं हो रहा है, खत्म। जैसा पूछ लिया, सपोज दैट कि सर आपसे पूछ लिया जाए, बताएगा कोई भी कि सिल्ट फैक्टर क्या होता है, या आपसे बोल दिया है सिल्ट चार्ज क्या होता है, इरिगेशन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्पल के लिए, सिल्ट चार्ज क्या होता है ना, सेडिमेंट लोड क्या होता है, मान लेते हैं कि सपोज दैट एग्जाम्पल ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कुछ भी, सेडिमेंट लोड है, अगर आपको आता है तो जवाब करो परफेक्ट, बढ़िया से समझा के। नहीं आता है, सॉरी सर मैं दे नहीं पाऊंगा इसका आंसर, मुझे याद नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत पहले पढ़ा था लेकिन कंफर्म मुझे इसका आंसर पता नहीं है सर, खत्म। ईमानदारी के साथ, वो भी लोग भी तो इंसान ही है यार, समझते हैं सब कुछ, नहीं याद नहीं पता है तो सिद्ध। लेकिन बेटा अगर आपने
ऐसा पाप किया तो ये अपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी होगी, क्योंकि करते हैं कई पैनलों में करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि जबरदस्ती जोड़ देता है, पूछ रहा है सेडिमेंट लोड, कहानी बता रहा है वहां से हाइड्रोलॉजी से घुमा फिरा के ला रहा है कि सर ऐसा कुछ होगा। भाई मैंने कहा ना कि वो 40 से 50 साल ज़्यादा अनुभव है आपको, आपका तो उनका आपके जीवन से, उनको मैनिपुलेट करने की बिल्कुल भी कतई कोशिश मत करना। बी ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अनुशासित रहना, बी डिसेंटली आपको रहना है, क्योंकि वहां पर आपको यही चेक करेगा, एक सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज और एक आपका अनुशासन। ये ध्यान रखना, पैनल का सबसे पहला मोटो यही होता है। तीसरा मोटो ये होता है कि प्रेशर, हो सकता है कि कई क्वेश्चनिंग ऐसे किए जाएं या कई चीजें ऐसे भी किए जाएं कि आपका बीपी बढ़ जाए, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे क्या आगे जब आप काम करेंगे, तो मेंटल प्रेशर आपका किस लेवल का, पता लगा बहुत ज्यादा चिढ़ने वाले इंसान हैं आप और तुरंत कुछ बोला पैनल वालों ने, आपकी खिसक गई गुस्सा आ गया और कर दिया कमाल। तो जब जितना भी जो हो रहा था ना पॉजिटिव, सारा नेगेटिव में, इसलिए अपना प्रेशर बना के रखना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और हॉनेस्टली ईमानदारी के साथ अनुशासित होके अनुशासन के साथ अपना जवाब देना, और जो जो चीज़ें मैंने जो स्टेप बताए हैं उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप कन्फर्मली गारंटी के साथ जो है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इंटरव्यू में। और ये सच भी है यार, इंटरव्यू में ये सच भी है कि कुछ मिनिमम मार्क 40% के करीब 35 to 40% आपको मिलना ही मिलना तय है, ये भी सच है, जीरो किसी को नहीं मिलता, तय भी है, तो घबराएं बिल्कुल ना। और साथ ही साथ हमारे जो गाइडलाइंस जो बैच है हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग का टीम सारा, संदीप सर, मेरे सर और भी जो है सभी लोग के साथ आप जो है अंतिम पग फाइनल डेस्टिनेशन सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू बैच ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, इसके साथ जुड़ें। अगर और भी आपको, वैसे तो मुझे जहां तक लगता है आज आपकी घबराहट कम हो गई है, अगर आपका 70% पे घबराहट थी तो आज 5% 6% पर आ चुकी है, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत ही, तो आपको एक लाइनर क्वेश्चन तो ही पढ़ने हैं। और भी अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, आगे सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए, थोड़ा बहुत हमें समझ नहीं आया, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और भी अगर आपको चाहिए जानकारी तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, यहां पर लिख देता हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, दिस आर टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन करें, इसमें ज्वाइन करें सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, इसमें आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। इसमें आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं, प्रदीप चंद्रा, तो मेरे साथ आप पूछ सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, हमारे आगामी तैयारी के लिए, जो विद्यार्थी आगामी तैयारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे रोज के रोज क्लास, हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए हमारा चैनल है, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, इसके साथ आपको जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जा रही है। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने यहाँ पर लिखा है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। साथ ही साथ अभी नाउ और डे में कहूँ तो दो तरह का क्लास, 2-3 क्लास हो रही है, जिसमें कि हाईवे इंजीनियरिंग बीएमसी का क्लास या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास बहुत डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। मेरा क्लास सुबह 7 बजे होता है रोज डेली, तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन को, हाईवे इंजीनियरिंग में वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत ही अभी हुई है, तो बिल्कुल आपको होप सो ये सारी जानकारी जितनी भी मैंने दी है आपको इससे संतुष्ट हैं, और नहीं भी संतुष्ट हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और कंप्लीटली अपने जो भी डाउट हैं, जितने भी आपको समस्याएं हैं, डाउट्स हैं, सब क्लियर करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को एक अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं अपने पूरे फैमिली के बिहाफ पे, और फैमिली की तरफ से, पूरी सिविल इंजीनियरिंग टीम के तरफ से आप सभी लोग अग्रिम बधाई। आप भविष्य के और आगामी कुछ ही समय में सिलेक्शन पाओगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो हो सकता है आप जूनियर इंजीनियर के पद पे या असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, इस सेशन को सुनने के लिए, सेशन को समझने के लिए, और सारी जितनी भी तमाम बातें थी, लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू जो होने वाला है और होगा, उसकी गाइडलाइन सारी बातें हैं। और मैं ये 100% ये भी विश्वास रखता हूँ कि जितने भी लोग अभी तक घबरा रहे थे कि क्या होगा कैसा होगा, तो वो सब अब आपकी घबराहट कहीं ना कहीं एक स्तर पर कम हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।